देखिए, कल आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस पढ़ ली थी, इनके बारे में सीख लिया था, स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है और टेंसर क्या होती है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यूनिट वेक्टर की। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगी। यूनिट वेक्टर से हमारा क्या मतलब निकल कर आता है। देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है हमारे पास में वन। अब इसमें वन क्या होगा, अब मेजरमेंट किस चीज़ को करते हो वेक्टर में, मैग्नीट्यूड को। मेजरमेंट किस चीज़ को की जाती है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, क्या कहलाएगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को यदि ए वेक्टर कोई वेक्टर है तो इसके यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ए कैप से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है इस वाली चीज़ में। चलिए, इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो इसके आगे की कंडीशन में आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी। मैंने आप लोगों को जब कल वेक्टर समझाया था तो मैंने वेक्टर में आप लोगों को समझाया था कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, समझाया था। तो कैप हमेशा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि ये वन मैग्नीट्यूड का है। कितने मैग्नीट्यूड का है हमारे पास, वन मैग्नीट्यूड का। और जब वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो गया तो मैग्नीट्यूड तो वन हो गया, तो डायरेक्शन ही डायरेक्शन तो रह गई हमारे पास इसकी। तो इसलिए ए कैप हमेशा ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, कोई दिक्कत। और ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा हमारे पास में, वन। इसीलिए ये हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। कोई डाउट इस वाली चीज़ में। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें जीरो या नल वेक्टर, तो जीरो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो। और क्वांटिटी सिर्फ है क्या वेक्टर में, मैग्नीट्यूड। तो जब यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड वन था तो जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास में, जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्या कहलाएगा हमारे पास में, जीरो वेक्टर। अब बात आती है सर मैग्नीट्यूड जीरो हो भी सकता है क्या, कभी भी हो सकता है। कैसे, आप मान कर चलिए यूं 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 ऐसे घूमते फिरते हुए लास्ट में इसी पॉइंट पर आ गए। जिस पॉइंट से आप चले थे वापस उसी पॉइंट पर आप लौट कर आ जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास में, जीरो। क्योंकि आप जहाँ से चले थे वापस वहीं पर लौट कर आ गए, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर। और जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमारे पास क्या होगा, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर ही हमारे पास जीरो वेक्टर कहलाएगा, जिसे हम ए वेक्टर या जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड जीरो है। और ए वेक्टर का मतलब क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका फाइनल पॉइंट भी हमारे पास ए है। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में, आ रही है बात सभी को समझ में। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें लाइक वेक्टर्स, तो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स अकेला एक वेक्टर नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों की हम इसमें बात कर रहे होंगे। और इसमें मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं था। इन दोनों वेक्टरों में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था और इसमें हमें मैग्नीट्यूड से कोई भी लेना देना नहीं है। लाइक वेक्टर होने के लिए दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। और डायरेक्शन को मैंने तीन चीज़ आप लोगों को समझाई थी, लेंथ, सपोर्ट और सेंस। तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, सेंस। डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता था हमारे पास में, सेंस। तो इसका मतलब यदि कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन या सेंस सेम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में, आ रही है बात सभी को समझ में। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें इक्वल वेक्टर्स की, तो इक्वल का मतलब क्या है, बिल्कुल सब चीज़ बराबर होनी चाहिए। सब चीज़ कैसी होनी चाहिए, बराबर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनकी सब चीज़ बराबर होंगी। और यहाँ पर वेक्टर में चीज़ें क्या क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। अकेला मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है तो भी वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। केवल डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तब भी वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन दोनों कैसी होनी चाहिए हमारे पास, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में आ रही है बात सभी को समझ में? चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके आगे की कंडीशन में हमारे पास आए अनलाइक वेक्टर्स। यदि हम अनलाइक वेक्टर्स की बात करें तो लाइक वेक्टर्स में हमारे पास क्या था, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, और अनलाइक में क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन हमारे पास कैसी होती है, अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अनलाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में आ रही है बात समझ में? अब एक चीज़ का अंतर समझना था, इन दोनों ही वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है। किसका रोल नहीं है, मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव वेक्टर्स की। तो नेगेटिव वेक्टर में भी डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है क्या कहलाएंगे हमारे पास में, नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर कैसे होते हैं हमारे पास में, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर है तो वो अनलाइक वेक्टर तो होगा ही होगा, अनलाइक वेक्टर तो वो होगा ही होगा, लेकिन हर एक अनलाइक वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है, अब यदि हम नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब था कि हम इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर रहे हैं, यही तो बात हो रही है हमारे पास में। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट बना रहे हैं और फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बना रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन। इसलिए डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस लगा देते हैं। कोई डाउट इस वाली चीज़ में आ रही है बात सभी को समझ में? ये हमारे पास क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर में आपको यही चीज़ समझनी है, क्या इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी विद सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए हमारे पास में, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आगे बात सभी को समझ में? चलिए देखिए, यदि हम बात करें पोजीशन वेक्टर की तो नाम से हमें पता चल रहा है कि इस वेक्टर में क्या दिखाया जाएगा हमें, पोजीशन। और पोजीशन दिखाने का एक ही तरीका होता है, क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद है आप लोगों को? वही हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, यही चीज़ होती है हमारे पास में। अब देखिए, हमारे पास में 2 डायमेंशन भी इसको बनाया जा सकता है और 3 डायमेंशन भी इसको बनाया जा सकता है। यदि मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास ओरिजिन था, ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। इसका मतलब इस पॉइंट पर x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है, x, y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है, y, और z एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, z। हवा में जो चल रही होगी इस तरीके से चल रही होगी z एक्सिस में हमारे पास में। अब मैं बार इस चीज़ को बोलूँ, x एक्सिस पर x डिस्टेंस, y एक्सिस पर y डिस्टेंस, z एक्सिस पर z डिस्टेंस, तो बोलने सुनने देखने में सब कुछ अजीब सा लग रहा है हमारे पास में। यदि मैं इन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन दे दूँ, पर्टिकुलर यदि मैं डायरेक्शन दे दूँ तो हमें इसे रिप्रेजेंट करने में सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी हमारे पास इसे रिप्रेजेंट करने में। तो देखना, x एक्सिस को मान लो हमने i कैप नाम दे दिया, y एक्सिस को हमने j कैप नाम दे दिया, और z एक्सिस को मान लो हमने k कैप नाम दे दिया हमने। x एक्सिस को हमने नाम दे दिया i कैप, y एक्सिस को हमने नाम दे दिया j कैप, और z एक्सिस को हमने नाम दे दिया k कैप, दे दिया हमने। अब यदि मैं इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर हमेशा किससे लिया जाएगा, ओरिजिन से। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे OP वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, OP वेक्टर से। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होना था, x एक्सिस पर x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, i कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। y एक्सिस पर y डिस्टेंस, इसका मतलब y डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, j कैप की डायरेक्शन में। ऐसे ही z एक्सिस पर z डिस्टेंस, तो इसका मतलब z k कैप की डायरेक्शन में।
तो इसका मतलब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या हो गया, ओ पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये हमारे पास हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब देखिए ओ के कोऑर्डिनेट क्या होने थे 0 0 0, पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए एक्स वाई जेड। यदि मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूं ओ पी, तो आप लोग किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीख कर आए हो। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो देखना x2 का काम कौन करेगा x, x1 का काम कौन करेगा 0। इसका मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर, यही होना था हमारे पास में। इसका मतलब ओ पी इक्वल टू कितना आया हमारे पास में √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होना था हमारे पास में। अब मैं इससे इसका फॉर्मूला बनाऊं ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या बना हमारे पास में √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही डिस्टेंस तो इसका मैग्नीट्यूड है और ये क्या निकल कर आया है √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे, √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आ रही है बात सभी को समझ में? चलिए, ये किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास हो गया। ठीक है, आई कैप के साथ क्या आई, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, जे कैप के साथ क्या आया, वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, और के कैप के साथ क्या आया, जेड एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। यही तो होगा हमारे पास में। अब यदि मानकर चलो मुझे किन्हीं दो पॉइंटों की बात करनी हो, किन की बात करनी हो, दो पॉइंटों को मिलाने वाले पोजीशन वेक्टर की मुझे बात करनी हो। ये ओरिजिन, ये कोई पॉइंट है P, x1 y1 z1, ये कोई पॉइंट है Q, x2 y2 z2, यही था हमारे पास में। अब मैं यदि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले पोजीशन वेक्टर की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पी क्यू वेक्टर की, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में, देखना जरा। पी के लिए ये x1 डिस्टेंस होगी और क्यू के लिए ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी x2, तो बीच वाली केवल पी क्यू की डिस्टेंस कितनी रह गई, इस x2 में से इस x1 को सबट्रैक्ट कर दें तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास रह जाएगी। तो इसका मतलब पी क्यू के लिए क्या हुआ मेरे पास में, x एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी हुई, x2 - x1 आई कैप, यही तो रह जाएगा हमारे पास में x2 - x1 आई कैप। ऐसे ही y के लिए क्या होगा फिर, y2 - y1 जे कैप प्लस z के लिए क्या होगा, z2 - z1 के कैप, यही रहा हमारे पास में। इसका मतलब यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो x2i प्लस y2j प्लस z2k, प्लस प्लस वाले मैंने एक साथ कर दिए, माइनस माइनस वालों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, x1i प्लस y1j प्लस z1k। इसका मतलब ये जो हुआ ये तो q का पोजीशन वेक्टर था, ये जो था हमारे पास वो तो q का पोजीशन वेक्टर था, माइनस ये किसका पोजीशन वेक्टर आया, p का, यही आएगा हमारे पास में। q के पोजीशन वेक्टर में से हमने किसका पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया, p का पोजीशन वेक्टर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब जब भी कभी हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, q के पोजीशन वेक्टर में से p का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। q के पोजीशन, देखिए यदि हम पी क्यू वेक्टर की बात करें तो पी क्यू वेक्टर के लिए हमारे पास क्या हुआ, q में से हमने p को सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो जब भी कभी हम बात करते हैं इस वेक्टर की, तो इस वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, जिसके ऊपर एरो लग रहा है वो तो इसका सिर कहलाता है, हेड कहलाता है, ठीक है, और जिसके पास ये ख़त्म हो रही है वो इसकी क्या कहलाएगी, पूंछ, टेल कहलाएगी। नेचुरल सी बात दिख रही है हमें, ये तो इसका सिर हो गया और ये इसकी पूंछ हो गई। तो हमें कहाँ से किधर की तरफ जाना है, सिर से पूंछ की तरफ। अब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, जब भी कभी आप जाओगे तो नीचे से ऊपर की बजाय आप कहाँ से जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ। आप जब कपड़े पहनते हो तो ऐसे पहनते हो क्या कि पहले हम शूज़ पहन लें, फिर हम पैंट पहन लें, जीन्स पहन लें और फिर हम शर्ट पहन लें,
ऐसा तो नहीं करते, पहले हम शर्ट पहनेंगे, फिर जीन्स पहनेंगे और फिर हम शूज पहनेंगे। तो मतलब हमें सिर से पूंछ की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, हमेशा याद रखना। इसमें ये कन्फ्यूजन ना हो जाना कि हम P में से Q को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या। हम हमेशा किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, Q में से P को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिसके ऊपर हमारे पास एरो आ रहा है उसमें से जिसके पूंछ हमारे पास आ रही है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसके बाद यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि मैं निकालता तो क्या होता, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, सेम चीज़ हमारे पास निकल कर आती है। कोई डाउट इस वाली चीज़ में, आ रही है बात सभी को समझ में। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, कैसे हम इस चीज़ को निकालते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। चलिए अब देखिए, एक चीज़ आप लोगों को और समझनी थी। क्या आप लोगों ने इक्वल वेक्टर्स पढ़े, इक्वल वेक्टर्स पढ़े जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसी होनी चाहिए हमारे पास में, सेम होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। यही तो पढ़ा आप लोगों ने। तो अब देखना, मान के चलता हूँ मैं ए वेक्टर इक्वल टू, अब मैं कंपोनेंट की फॉर्म में बात करूँ, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हमारे पास ए वेक्टर है। और बी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया। अब मुझे देखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हैं, दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना था, इक्वल करना था। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा ए वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k इजिकल टू होना चाहिए x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप, यही तो होना चाहिए था हमारे पास में। अब आप लोगों को बस इतनी सी बात समझनी है कि कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से हमारा मतलब क्या है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब x1 इजिकल टू होना चाहिए x2, y1 इजिकल टू होना चाहिए y2 और z1 इजिकल टू क्या होना चाहिए हमारे पास में, z2। क्लियर, तब जाकर ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। तब ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स। कोई डाउट इस वाली चीज़ में, आ रही है बात सभी को समझ में, ठीक है। इस तरीके से तो हम इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में। अब चलिए, इसके बाद एक चीज़ की बात और हमने की थी अभी, यूनिट वेक्टर की, जो कि इसकी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि कंपोनेंट्स की फॉर्म में मुझे वेक्टर से कैप निकालना है, क्या निकालना है, ए कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको वेक्टर जिस दिन समझाया था कल, उस दिन समझाया था कि एक वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैप। अब मुझे ए कैप निकालना है तो फॉर्मूला क्या बना, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बनेगा। तो यूनिट वेक्टर या किसी भी वेक्टर का कैप निकालने के लिए जब भी कभी आपसे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाए या यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो निकालने का तरीका क्या होगा, वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर, कोई डाउट इस वाली चीज़ में। जैसे मैं यदि इस ओपी वेक्टर का ही कैप निकालूं, ओपी कैप निकालता हूं तो क्या होगा, ओपी वेक्टर अपॉन ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होना चाहिए था हमारे पास। तो ओपी वेक्टर क्या था हमारे पास, xi प्लस yj प्लस zk अपॉन ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में। अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या कि जो वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन है वो इस तरीके का नहीं है। वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन है अलग अलग, मतलब x अपॉन दिस आई कैप प्लस y अपॉन दिस जे कैप प्लस z अपॉन दिस के कैप। हमेशा हम इन्हें अलग अलग करके ही लिखेंगे, एक साथ हम इस वाली चीज़ को कभी भी छोड़कर नहीं आएंगे। ये वेक्टर की स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास होती है। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में, आ रही है बात सभी को समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की। यदि हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के एडिशन की बात करें तो किन्हीं भी दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दो लॉ हमारे पास होते हैं। इन दोनों लॉ में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें यूज करना होता है, ये चीज़ आप लोगों को सीखनी है। देखिए, मैंने यदि बात की
ए बी वेक्टर, पहला वेक्टर जहाँ ख़त्म होता है बी पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है हमारे पास, दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो जाए बी सी वेक्टर, ठीक। तो इन दोनों वेक्टरों का एडिशन हम ट्राइंगल लॉ से करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट से, या हम कह सकते हैं कि इनके डायगोनल से रिप्रेजेंट इनका रिजल्टेंट किया जाता है। यदि हम बात करें ये मेरे पास ए वेक्टर हो, ये मेरे पास बी वेक्टर हो, तो ये मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? ये लॉ हम तभी यूज कर सकते हैं, केवल तभी यूज किया जा सकता है जब हमारे पास पहला वेक्टर जिस पॉइंट पर ख़त्म हो रहा हो वहीं पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता हो, तभी हम इस ट्राइंगल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम ट्राइंगल लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, ए सी वेक्टर। ये लॉ कब लगा हमारे पास? जब ये दोनों पॉइंट सेम थे। अब यदि मैं इसी लॉ को बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं, सी बी वेक्टर या बी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यदि मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूं, अभी आप इसमें लॉ पढ़ोगे कि कम्यूटेटिव लॉ की वजह से फिर वो अप्लाई हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि हम ट्राइंगल लॉ की बात करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। उसे हम कम्यूटेटिव लॉ से पहले एक्सपेंड करेंगे, चेंज करेंगे उसको हम, और फिर कहीं जाकर हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? लेकिन ट्राइंगल लॉ अप्लाई होने के लिए पहले वेक्टर का फाइनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कैसा होना चाहिए? सेम, तभी हम इन्हें ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम इन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब इससे एक प्रॉपर्टी और निकल कर आती है, क्या? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इजिकल टू 0 वेक्टर। इसको यदि मैं इधर ले आता हूँ तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास में? माइनस का हो जाएगा। हो गया माइनस का। अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, यदि मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो ये माइनस से किसका हो जाएगा हमारे पास में? प्लस का। सी ए वेक्टर को यदि मैं ए सी वेक्टर लिखता हूं या ए सी वेक्टर को सी ए वेक्टर लिखता हूं तो माइनस और आ जाना था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? ए से बी पर गए, फिर बी से सी पर गए, और फिर सी से वापस ए पर आ गए। इसका मतलब इस पूरे का फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या होना था? ए वेक्टर। ए पॉइंट से चलकर हम वापस कहाँ पहुँच गए हैं? ए पॉइंट पर। और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम आ जाए तो वो वेक्टर कौन सा होता है हमारे पास में? 0 वेक्टर। इसीलिए इन तीनों वेक्टरों का सम हमेशा कैसा होगा? 0 वेक्टर। किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड की वेक्टर का सम सीक्वेंशियल डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा हमारे पास में? 0 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? चलिए, इसके बाद यदि हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ में हमारे पास क्या होगा? ट्राइंगल लॉ में हमने देखा पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा था दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स हमारे पास एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ए बी ए सी। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो यहां पर हमें एडिशन करना था ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का। किसका करना था? ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का। और यहीं पर हम फंस गए। क्यों फंस गए थे? क्योंकि हम ट्राइंगल लॉ तब लगा सकते थे जब ये दोनों कैसे होते हैं हमारे पास में? सेम। तो इसी चीज़ को हमने ट्राइंगल में चेंज करने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन खींची सेम मैग्नीट्यूड की, मान लो डी पॉइंट मैंने इसका नाम दे दिया, तो ये इसके इक्वल आ जानी थी। मतलब ए बी वेक्टर इजिकल टू सी डी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर इजिकल टू बी डी वेक्टर। हमने इनके पैरेलल लाइंस खींच दी, ए बी के पैरेलल हमने सी डी खींच दी और ए सी के पैरेलल हमने बी डी खींच दी। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? आ गई बात सभी को समझ में? अब देखिए, यदि हम इसी चीज़ की बात करें तो हमें एडिशन किसका करना था? ए बी और ए सी का, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अब हमने देखा ए बी वेक्टर प्लस इस ए सी को क्या मैं बी डी लिख सकता हूँ? ए सी को हम क्या लिख सकते थे? बी डी वेक्टर। तो क्या होगा हमारे पास में? ये दोनों सेम आए,
जब ये दोनों सेम हमारे पास आए तो फाइनल रिजल्ट क्या रह गया, एडी वेक्टर, मतलब डायगोनल जो उसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हमारे पास हो रहा था। सेम रिजल्ट निकल कर आया हमारे पास में, रिजल्ट हमारे पास सेम निकल कर आएगा, लेकिन अंतर किस चीज़ का था, इम्प्लीमेंटेशन का, कि हमें ट्राइंगल लॉ कब इम्प्लीमेंट करना है और पैरेललोग्राम लॉ हमें कब इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली हमारे सिलेबस में कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही दे रखे हैं, हमारे सिलेबस में किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में। कंपोनेंट्स की फॉर्म में यदि मैं बात करूं, मान लो ए वेक्टर इक्वल टू है x1i प्लस y1j प्लस z1k और बी वेक्टर इक्वल टू है x2i प्लस y2j प्लस z2k। मान लिया ये हमारे पास ए वेक्टर था और ये हमारे पास बी वेक्टर था। अब यदि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, इन दोनों वेक्टरों का समेशन करते हैं, तो हमें क्या मिला, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस x2i प्लस y2j प्लस z2k। यही होना था हमारे पास। तो क्या होगा इनका एडिशन करने के लिए, जैसे हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, x का x से एडिशन होता है, y का y से एडिशन होता है, z का z से, वही i कैप का i कैप के साथ होगा। तो क्या मिला, x1 प्लस x2 i कैप, j का j के साथ होगा y1 प्लस y2 j कैप, k का k के साथ होगा z1 प्लस z2 k कैप। कोई डाउट इस वाली चीज़ में, ये हमारे पास किन्हीं भी दो वेक्टरों का एडिशन होता है। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में।